जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था साइंस का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने बात की कि पहले टॉपिक केमिस्ट्री के बारे में, मैटर यानी पदार्थ। आज उसी का दूसरा पार्ट होगा, यानी तीसरी क्लास होने वाली है। तो हमने पिछले वीडियो तक बात किया था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो 5 अवस्थाएं, कुछ साथी बता रहे थे 3, नहीं भैया 5 अवस्थाएं होती हैं। तो आज उन्हीं 5 अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सभी साथी अपने मित्र भाई बहन को शेयर कर दें और सेशन के साथ जुड़ जाएं। चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं को पढ़ने के बाद जो हमारी 2 अवस्थाएं बचती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर देखा जाए तो प्रश्न जो हमारा बनता है इन्हीं 3 अवस्थाओं से प्रश्न बनता है, तो इन्हीं के परिपेक्ष में हम बात करेंगे। 3 अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले हम बात कर लें। सबसे पहले कौन कौन सी? ठोस पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे द्रव के बारे में, उसके बाद जब हम बात करेंगे मित्र गैस के बारे में। तो बाकी 2 अवस्थाएं जो बचती हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन अवस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाए। दरअसल इनका आपस में परिवर्तन होता है। ठोस से द्रव बनती हैं, द्रव से गैस, और गैस से द्रव भी बन जाती हैं, और गैस से ठोस में भी परिवर्तन होता है। जो ये परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देखें या अभी हाल ही के 2-3 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं यहीं से प्रश्न देखने को मिला है। लेकिन 1-2 प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है, इनका आकर्षण बल, इन तीनों में होता है क्या? आकर्षण बल। आकर्षण बल दरअसल बढ़ते क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसमें आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, किसमें कम होता है। ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, सीक्वेंस में लगाना होता है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछा गया है प्रश्न। तो इस वजह से हम याद रखेंगे, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हुए चले। अगर हम बात करते हैं आकर्षण बल के बारे में, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है, सबसे मैक्सिमम जो होता है ठोस में होता है। उसके बाद बात करते हैं द्रव में होता है, उसके बाद सबसे कम जो होता है किस में होता है? तो गैस में। आपको ये सीक्वेंस, एक क्रम जो है ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका प्रश्न ऐसे है। प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो वहां पर ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप इस पर भी ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं घनत्व के बारे में। चलिए घनत्व पर आते हैं। आकर्षण बल के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में, उसके बाद सबसे कम किस में पाया जाता है? गैस में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे कम आकर्षण बल किस में पाया जाता है? तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें घनत्व के बारे में, किसमें घनत्व मैक्सिमम पाया जाता है? तो जिनमें आकर्षण बल सर्वाधिक होता है उनमें घनत्व भी ज्यादा होगा। चलिए घनत्व ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होता है? तो ठोस में। उसके कम किसमें होगा? तो द्रव में। उससे भी कम किसमें होगा? तो गैस में हो जाएगा। अब आया है घनत्व। हम कैसे जानेंगे घनत्व किसमें कितना है? तो एक यंत्र है, कौन सा यंत्र? घनत्व को मापने वाला यंत्र, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। पेपरों में देखा जाए यहां से प्रश्न बना है, घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, इसके बारे में यहां से प्रश्न बना है। घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। घनत्व किस यंत्र से मापा जाएगा? तो आपको याद रखना है मित्र, घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अब देखिए हाइड्रोमीटर एक होता है हाइग्रोमीटर, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान दें इस शब्द पर। अगला शब्द क्या है? हाइग्रोमीटर। क्या है मित्र? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर याद रखें। जो ये हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापी जाती है। इससे क्या मापा जाता है? आर्द्रता
को मापा जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोमीटर से क्या नापेंगे, घनत्व को नापेंगे, जबकि हाइग्रोमीटर पे जो है नापा जाएगा आर्द्रता। इसी तरह लैक्टोमीटर का नाम आता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापी जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, अल्टीमीटर होता है, ऊंचाई को मापते हैं। ये सब कंफ्यूजन नहीं, लेकिन इन दो में कंफ्यूजन बनी रहती है, इस वजह से आपको याद रखना। हाइड्रोमीटर एक बार पुनः देखेंगे, हाइड्रोमीटर क्या मापते हैं, घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। हालांकि आप याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखेंगे, देखिए ठोस है, ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है, तो इस वजह से इनका आकार भी निश्चित होता है, जबकि गैस का आकार निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए जो मार्कर है, मार्कर कैसा है, ठोस है। अब इसको हम चाहे जहां पर रख दें, इसका आकार यही रहेगा, आकार तो चेंज नहीं होगा। अगर सोचे कि तोड़ ताड़ के, तो वो तो खराब हो जाएगा, तोड़ के कहीं पर उसका आकार चेंज कर दें। तो जो सही होगा वो इसी आकार का होगा। अभी जैसा इसका आकार यहाँ पर है, उसको कहीं पर भी रख दें, किसी भी बर्तन में रख दें या कहीं पर भी लेकर जाएं, इस शहर से दूसरे शहर ले जाएं, तब भी इसका आकार यही रहेगा। जबकि द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता। अगर मान लीजिए द्रव है, पानी को ही ले लें, अगर पानी अगर हम एक गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार का हो जाएगा। अगर उसे किसी बीकर में या किसी बड़े बर्तन में रखते हैं तो वह उसी के आकार का हो जाएगा। यानी आकार निश्चित नहीं होता, वो समय समय पर चेंज होता रहता है। वहीं पर आता है आयतन। आयतन की बात करें, ठोस का भी निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है। 5 लीटर पानी है तो वह 5 ही लीटर पानी रहेगा, वह कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी ठोस की बात करें, ठोस अगर इसका वजन 100 ग्राम है तो इसको कहीं पर भी ले जाएं तो 100 ग्राम ही वजन होगा, जबकि गैस का जो है आयतन अनिश्चित होता है। चलिए, ये तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दो एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखा गया सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है इस यंत्र से बन जाता है। यंत्र से यही पूछा जाता है, बताइए घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और कभी कभी हाइग्रोमीटर भी पूछ लेता है, तो इनमें कंफ्यूजन रहती है। इस वजह से यहाँ पर हम दोनों को समझते हुए, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा जो टॉपिक अभी तक बताया गया ये समझ चुके हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, हमें पढ़ना क्या है, हम देखेंगे ठोस से द्रव कैसे बनेगा, द्रव से गैस कैसे बनेगा, यानी इनका आपस में कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे आपस में बदलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम मिटा दें, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप देखेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ से करीब 6 से 7 प्रश्न बनते हुए दिखेंगे आपको। अब ये मित्र जरूरी नहीं कि आपके 5th में ही ऐसा हो, संयोग हो जाए, आपके 5th में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी न किसी शिफ्ट में आप देखेंगे यहाँ से 6-7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को भी उठाकर देख ले तो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पर विशेषता ध्यान देंगे। हम क्या पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस का आपस में बदलना। ठोस, द्रव और गैस आपस में किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी बने रहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस वजह से आपको ध्यान विशेषता इस बिंदु पर देना है। ये चैलेंज रहेगा हमारा कि आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिला है। चलिए, अगर इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हम 3 बिंदु लेते हैं। कौन सा? पहला हम लेते हैं ठोस, दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं द्रव, और तीसरा जो हम ले लेते हैं मित्र, क्या ले लेते हैं, गैस। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे किस प्रकार से आपस में चेंज होते हैं, किस प्रकार से आपस में परिवर्तित होते हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इस बारे में।
देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले, कोई ठोस जब लिक्विड में बदलता है तो इस प्रक्रिया यानी इसको क्या कहा जाता है, किस में बदल जाता है। हम बात करने वाले हैं कोई ठोस बदल जाता है किसमें, द्रव में। ये तो आसान होता है सभी, मतलब ये मत मानिएगी कि सभी आसान होते हैं। जैसे कोई ठोस है, मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में पाया जाएगा, तो ठोस अवस्था में, लेकिन ये पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव अवस्था में। तो इसे, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलना, गलन, या गलन के साथ साथ इसे हम पिघलना भी कह देते हैं। अब यहां पर जो पेपर में प्रश्न पूछता है, सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण देके पूछा जाएगा एक किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें गलन के बारे में बात करते हैं, तो गलन में क्या होता है, यहां पर हम लिखते हुए चलेंगे। गलन में क्या हो जाता है, तो याद रखना है आपको, गलन प्रक्रिया में, गलन जिसे हम कह देते हैं पिघलना, क्या कह दिया जाता है, पिघलना। तो इस प्रक्रिया में कोई ठोस जो होता है किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट इसका बन जाता है उदाहरण में अगर हम बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाता है बर्फ का पिघलना। इसमें क्या होगा, ठोस जो होता है द्रव अवस्था में, सॉलिड लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में आ जाता है बर्फ का पिघलना। क्या आ जाएगा, बर्फ का पिघलना। इसको हम याद रखेंगे उदाहरण के तौर पर। पेपर में आपको याद रखना है, पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी या प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हालांकि हम इस क्लास के बाद, यही क्लास में हो सकता है समाप्त हो जाए, तो हम इसके लिए एक प्रॉपर क्लास लाएंगे। जो पिछले 2 से 3 वर्षों में साइंस से प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो गलन पिघलना यानी ठोस से किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। उदाहरण क्या बन जाता है इसमें, बर्फ का पिघलना उदाहरण बन जाता है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में गलना पिघलना ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। इस वजह से ये आसानी से याद हो जाता है। कोई चीज़ गलेगी, कोई चीज़ पिघलेगी, तो ये आम, हमारे आम बोलचाल भाषा में, आम डेली प्रयोग में ये सब शब्द आते हैं। इस वजह से यहाँ पर आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला, कोई वस्तु ठोस से किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। अभी मान लीजिए इसी द्रव को अब पुनः जो ये जल बना है, जल को फिर क्या करना है, हमें ठोस में लाना है। किसमें, द्रव को, यानी पानी हो गया, पानी को पुनः बर्फ के रूप में लाना है, तो इसको क्या कहा जाता है, जमना। लेकिन जो गांव अपनी बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं जमना, लेकिन जो साइंस की भाषा में पूछा जाता है ठोसीकरण कहते हैं। साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो ठोसीकरण कहते हैं। आप ये मान सकते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ठोसीकरण की। ठोसीकरण, इसमें क्या आ जाता है, तो इसमें द्रव किस में परिवर्तित होता है, द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये जो हमारा लिक्विड है किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो इसमें जो जल है, जल किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। इसको कहा जाएगा ठोसीकरण या जमना। लेकिन जो पेपर में सर्वाधिक पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, वो पूछा जाता है, बताइए रक्त का थक्का बनना। रक्त किस अवस्था में पाया जाता है, तो लिक्विड अवस्था में। जब थक्का बनता है तो वह कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो पेपर में जो पूछा जाता है प्रश्न, बताइए रक्त का थक्का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो आप इसको एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं, रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। ये जो रक्त का थक्का बनता है किस प्रक्रिया में आता है, तो बता देंगे ठोसीकरण, या इसी को कह देते हैं जमना। इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा। अब आगे जो 4 प्रोसेस बचेंगे, इसी तरह इसमें भी होगा। उसके बाद गैस से ठोस और ठोस से गैस में भी परिवर्तन होगा।
ये दो तो बहुत कम पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है, बताइए रक्त का थक्का बनना। इसको आसानी से आप बता देंगे, रक्त क्या हो जाता है, जम जाता है, या कह सकते हैं कि रक्त ठोस हो जाता है, तो ठोसीकरण उसी से रिलेट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर नामों में भी अंतर देखने को मिलता है, इस वजह से इसको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपको अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, नोट्स बनानी पड़ती है, एक दो बार आपको रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर याद होता है। तो इस वजह से इस पर विशेषता फोकस करेंगे और देखेंगे। यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, आप कोई भी एग्जाम लेकर रखें जिसमें नॉर्मल साइंस भी नहीं आता, मतलब जीएस पोर्शन के अंतर्गत ही साइंस आ जाता है, उसमें देखने को मिलते हैं। जबकि यहाँ पर ग्रुप डी यानी रेलवे के एग्जाम में तो साइंस स्पेशल सब्जेक्ट दिया गया है, 25 प्रश्न आने हैं, तो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं ठोस को अब हमें बदलना है किसमें, गैस में बदलना है। किसमें बदलना है, तो हम ठोस को बदलते हैं किसमें, गैस, माफ कीजिएगा, द्रव को हम बदल देते हैं किसमें, गैस में। ठोस को भी गैस में बदलना होगा, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम बदल देते हैं द्रव को किसमें, गैस में। चलिए द्रव को किसमें बदला जाए, गैस में। हम इस लिक्विड को किस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो गैस में चेंज कर देते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पहले उसके बारे में चर्चा करें। तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। इसको क्या कह देते हैं, तो आपको याद रखना है, वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाष्पीकरण हमें याद रखना है। चलिए वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो हम बता देंगे मित्र किसमें, यहां पर लिखते चलें, वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है, द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो हमारा लिक्विड होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। और आप सुनते होंगे जब सूर्य की किरणें पानी में पड़ती है तो पानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर क्या बनता है, बादल। तो पानी किस अवस्था में पाया गया, लिक्विड अवस्था में, ऊपर जाकर क्या बन गया, गैस की अवस्था में। बादल क्या होते हैं, गैसों का समूह। तो इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, बादल का बनना। अब आपको लगा होगा नहीं भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पेपरों में देखने को मिला है, बादल का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो बादल का बनना जो उदाहरण है किसका, वाष्पीकरण का उदाहरण है। बादल का बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो आप बता देंगे मित्र, वाष्पीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। हालांकि इसको आपको 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो ग्रुप डी का है 9th 10th लेवल का ही साइंस आता है। हालांकि उस समय हमारी जो सोच होती है, समझने की क्षमता होती है, उतना विकसित नहीं होती और इतना डीपली से वहाँ पर नहीं समझाया जाता। इस वजह से वहाँ पर दिक्कत होती है। जैसे वहाँ पर वाष्पीकरण की डिफिनेशन, परिभाषा लिखा दी जाती है, तो वहाँ पर समझ कम आता है। लेकिन अब यहाँ पर आपका मानसिक विकास अच्छा खासा हो चुका होता है, तो आप यहाँ पर आसानी से समझ लेते हैं। तो इस वजह से ये लग रहा होगा बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बिल्कुल नॉर्मल ही चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो आप इसको याद करके चलेंगे मित्रों। चलिए हमने बात की वाष्पीकरण क्या प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया में पूछा जाता है बादल का बनना, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है। अब बताइए, कोई लिक्विड था गैस में बदल गया, बादल बन चुके। बादल का बनना, बादल कैसे बने, यहां से गैस, ये जो हमारा द्रव था गर्म हुआ, यानी पानी गर्म हुआ और गैस में बनकर ऊपर जाकर इकट्ठा हो गया। अब आप देखते होंगे घर में आप खाना बनाए होंगे साथी, या खाना नहीं तो चाय तो बनाए होंगे। तो अब देखते होंगे जब हम बर्तन में चाय को गर्म करते हैं तो ऊपर अगर ढक्कन रखे दिया जाए तो नीचे जब गर्म किया जाता है तो उसमें जो भाप बनती है, भाप बन के कहाँ पर जाती है, देखिए द्रव तो हुआ। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक उदाहरण से, आपको चाय बनानी है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम
तो चाय लिक्विड अवस्था में, लिक्विड से क्या बनी, गैस में बन गई, गैस बनी। अब गैस जब बनी तो यह प्रक्रिया क्या हुई, वाष्पीकरण। और लेकिन यही वाष्प जाकर ऊपर रख के ढक्कन में टकराया तो क्या बन गया, जल, लिक्विड, द्रव बन गया। तो यानी यह प्रक्रिया हम कह सकते हैं जो एक गैस है, गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में भी बदल जाएगा। तो अब हम गैस को किस में बदल देते हैं, गैस को हम बदल देते हैं द्रव में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो यह कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे संघनन। संघनन में क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लें। संघनन, संघनन की बात करें तो संघनन प्रक्रिया में गैस जो होती है, गैस किस में परिवर्तित हो जाती है, तो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। संघनन प्रक्रिया में क्या हुआ कि ये जो हमारी गैस थी, गैस किस में बदल गई, द्रव अवस्था में बदल गई। अब हमने बात की यहां पर बादल बने, अब बादल क्या बनेंगे, वहां पर गैसें इकट्ठा हुई। अब गैसें इकट्ठा हुई जब, तो नीचे और बारिश करेंगी, यानी गैसें अब किस रूप में आएंगी नीचे, तो लिक्विड के रूप में। यानी जो वर्षा होती है, वर्षा गैसों के माध्यम से होती है। तो वर्षा का होना किसका उदाहरण है, तो वर्षा का होना, वर्षा का होना संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। इसको आप विशेष करके याद रखेंगे और अपना फोकस रखेंगे। ये वर्षा होती है, वर्षा का होना किसका उदाहरण है, तो संघनन प्रक्रिया का उदाहरण है। और ये भी देखे होंगे शीशे पर वाष्प का जमना, वाष्प का जमना, ये भी किसका उदाहरण है, तो इस संघनन का। हमने जो चाय का उदाहरण दिया, चाय में ऊपर जो ढक्कन रखा होता है उसमें जो वाष्प बन जाती है वह किसका उदाहरण होगा, तो वाष्प भी संघनन प्रक्रिया का उदाहरण होगा। तो अगर सभी साथी को यह सेशन अच्छा लग रहा तो अब तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। यह क्लास रेगुलर चलेगी, आपके एग्जाम तक तीनों साइंस कवर कर दिए जाएंगे। हम टारगेट 25 में 25 लेकर चलेंगे। हालांकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है आप 25 में 25 कर नहीं सकते, लेकिन उम्मीद यही है कि हम 20 प्लस तो कर ही देंगे। लेकिन हमारा जो टारगेट होगा 25 में 25 का टारगेट होने वाला है। तो चलिए, संघनन प्रोसेस को समझ चुके, तो अब हम बात करते हैं, अब दो प्रोसेस बचते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। अब दो प्रोसेस कौन से बचते हैं, गैस का बनना किसमें, ठोस में। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा ठोस है, ठोस किस में बदल जाए, गैस में। ठोस को हमें बदलना है किसमें, गैस में। तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कह दिया जाता है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस पर हम ध्यान देंगे। हम किस पर बात करने वाले हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के बारे में। इसको आपको याद रखना है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई ठोस जो होता है, ठोस किस में बदल जाता है, तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसको भी आप याद रख के चलेंगे। ठोस किस में परिवर्तित होता है, तो ठोस जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है गैस में। तो अब याद रखेंगे, कोई भी ठोस होगा अगर वह गैस में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप बता देंगे उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कह देते हैं। चलिए, इसका जो उदाहरण है सर्वाधिक जो पूछा जाता है, कपूर। कपूर क्या होता है, अगर उसको आप रखते हैं तो कपूर जो होगा वो ठोस सीधा किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम बताएंगे क्या होता है, तो कपूर होता है। क्या होगा, कपूर होगा। अब इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कपूर का फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम कपूर के फार्मूले की बात करें तो C10H6O होता है। क्या होता है, C10
H6 और O किसका फार्मूला होता है, तो कपूर का फार्मूला हो जाता है। आगे हम बात करें, आगे जो हम बात करते हैं, अगला जो पूछा जाता है, नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, नेफ्थलीन की गोली। इसको सभी मित्र देखे होंगे, जो आप कोई नया कपड़ा देखते हैं, कोई पैकिंग आप देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गोलियां रखी होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। एक किसकी गोलियां होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। या पब्लिक टॉयलेट में आप देखते होंगे तो वहां पर भी यह गोलियां देखने को मिल जाती हैं। तो नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, किस प्रक्रिया में, उर्ध्वपातन प्रक्रिया में। एक ठोस होती हैं, ठोस से किस में परिवर्तित सीधा हो जाती हैं, तो याद रखेंगे एक गैस में परिवर्तित हो जाएंगी। इनका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, C10H8 होता है। कितना होता है, तो आप बता देंगे C10H8 हो जाता है किसमें, नेफ्थलीन के बारे परिप्रेक्ष्य में। आप सुने होंगे अमोनियम क्लोराइड का नाम, जिसे साधारण भाषा में नवसादर कहते हैं। तो यह भी किसका उदाहरण होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। तो हम इसको भी याद रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं नवसादर भी कहा जाता है, नवसादर भी कहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है NH4Cl होता है। सबसे ज्यादा जो उदाहरण पूछे जाते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के पूछे जाते हैं। एक और सुने होंगे, ठोस CO2, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ये भी किसमें, ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है। इसको सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, ये सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है, इसको सूक्ष्म बर्फ। चलिए, इसको क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इसको सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। ये आप जो नॉर्मल बर्फ देखते हैं, तो ये जो नॉर्मल बर्फ आप देखते हैं फ्रिजों में, और जो आप साधारण तौर पर शादी विवाह में देखते होंगे, बड़े कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इन बर्फ की तुलना में 74 गुना ज़्यादा ठंडी होती है। जी हाँ, 74 गुना ज़्यादा। आप खुद ही सोचिए कितना ज़्यादा ये ठंडी होती होगी। इसका जो प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग तो हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ, किसी के सर में कहीं चोट लगी है, अगर ब्लड आ रहा तो सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, ये जो शुष्क बर्फ है यानी ठोस CO2 है, इसकी भाप से उस अंग को ठंडा किया जाएगा। तो इलाज के तौर में किया जाता है। और इसका आप लोग भी प्रयोग देखे होंगे, आप शादी विवाह में देखते होंगे, तो जब दूल्हे के एंट्री के टाइम क्या किया जाता है, एक बादल जैसे प्राकृतिक बादल बनाए जाते हैं। जो प्राकृतिक बादल बनाए जाते हैं, जो आप देखते होंगे गैसें उड़ती रहती हैं, धुएं जैसा होते रहता है, मटके में रख देते हैं, किसी बर्तन में रख देते हैं, वो सीधा क्या होता है, ठोस सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बर्फ में गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं, उस बादल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका प्रयोग शादी विवाह में निश्चित ही कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे मित्र। तो कुछ एग्जाम्पल रहे किस प्रक्रिया के, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के, जिसमें ठोस सीधा किस स्थिति में बदल जाता है, ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए, एक प्रक्रिया और बच जाती है। अब हमने पढ़ा ठोस गैस में बदल जाता है, अब हम गैस को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो गैस को हम ठोस में परिवर्तित कर देते हैं। गैस को किस में, तो ठोस में हम बदल देते हैं। इसमें क्या होगा, गैस ठोस में बदलेगा, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निक्षेपण। निक्षेपण के बारे में भी हम बात कर ले। निक्षेपण में क्या होता है, निक्षेपण में इसमें गैस जो होंगी, गैस किस अवस्था से, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। और जो इसका मुख्यतः उदाहरण देखने को मिलता है, देखे होंगे गांव में, सुने होंगे, एक शब्द पाला पड़ रहा है। तो जो पाले का पड़ना होता है, किस
प्रक्रिया का उदाहरण है तो निक्षेपण प्रक्रिया का उदाहरण, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एग्जाम्पल में बात करें, पाला पढ़ना, तो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए, पुनः पीछे आइए और उसके बाद जो है आप इसको पूरा एक बार पढ़ लें, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये एक अच्छा टॉपिक है या कुछ समस्याएं हैं, तो आप वहां पर इसको समझ सकते हैं। फिलहाल हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे। अभी हमारी 2 अवस्थाएं बच जाती हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो यहाँ पर अपलोड करने में समस्या होती है। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, अगली क्लास में जो 2 अवस्थाएं बचती हैं, और हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम बात करेंगे क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, इन सब बिंदुओं पर भी बात करेंगे, और यहीं पर टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए, लेकिन एक क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब सभी साथी, जितने साथी आए हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर लें। हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं, कोई भी एग्जाम हो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कैसे प्रश्न आए हैं, तो जो आपको इस टॉपिक से लेकर एक डाउट बना है कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ लेता है, हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, मेहनत कर ली, प्रैक्टिस नहीं किया, तो हमें वो प्रश्न कहाँ से मिलेंगे। तो आप इसी चैनल पर बने रहें, आपको प्रश्न मिल जाएंगे और हम डिस्कस भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।